नमस्कार। उपग्रह प्रसारण सेवा के अंतर्गत मैं परवीन मलिक, भूगोल प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे: मानव क्रियाकलाप, भारत की व्यावसायिक संरचना, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों के बीच अंतर, सेवाओं या तृतीय क्रियाकलापों के वर्ग कौन कौन से हैं इसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य सेवाएं, परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं, मनोरंजन सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन। इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे सेवा क्षेत्र में आज के समय में रोजगार क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। फिर हम पढ़ेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, पंचम क्रियाकलाप, बाह्य स्रोतन और अंकीय विभाजक। इन विषयों का हम आज अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगे: मानव क्रियाकलाप के अर्थ को समझना, सेवाओं या तृतीय क्रियाकलापों के विभिन्न वर्गों को समझना, सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ने के कारणों से अवगत होना, चतुर्थ क्रियाकलाप को समझना, सूचना प्रौद्योगिकी को समझना, पंचम क्रियाकलाप को समझना, बाह्य स्रोतन का अर्थ समझना, अंकीय विभाजक से अवगत होना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव क्रियाकलाप किन्हें कहा जाता है। वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि व्यक्ति जो कार्य करता है और उस क्रिया को करने के बदले में, उस कार्य को करने के बदले में उसको आय प्राप्त होती है, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्योंकि उस क्रिया को मानव कर रहा है, इसलिए हम उसको मानव क्रियाकलाप बोलते हैं। जब से मानव इस पृथ्वी के ऊपर आया है, मानव अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी न किसी प्रकार का क्रियाकलाप करता रहा है। मानव ने सबसे पहले जो क्रियाकलाप करने शुरू किए उनको हम प्राथमिक क्रियाएं बोलते हैं, जिसके अंतर्गत वनों से कंदमूल इकट्ठे करना, जिसको हम संग्रहण बोलते हैं, पशुओं का शिकार करना, जिसको आखेट बोला जाता है, कृषि करना, पशुपालन करना और खनन करना, ये सभी प्रकार के क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। इन प्राथमिक क्रियाकलापों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका हाथों या मशीनों की सहायता से किसी अन्य उपयोगी वस्तु में बदलने का कार्य द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। यानी कि विनिर्माण उद्योगों में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो द्वितीय क्रियाओं के अंदर संलग्न होते हैं। फिर है तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग, चिकित्सा, रक्षा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत गहन चिंतन और शोध से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो आती हैं। ये देखिए, ये भारत की व्यावसायिक संरचना है 2011 के अनुसार। 2011 में 54.6% जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप में लगी हुई थी, 3.8% जनसंख्या द्वितीय क्रियाकलाप में और 41.6% जनसंख्या तृतीय क्रियाकलाप में लगी हुई थी। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों के बीच में क्या अंतर है। तृतीय क्रियाकलाप सेवाओं का उत्पाद करते हैं,
जो अमूर्त होता है उसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। यानी कि तृतीय क्रियाकलाप करने वाले जो लोग हैं वो कोई मूर्त रूप में किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करते, जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका उत्पाद मूर्त होता है, उसको हम देख सकते हैं। जैसे एक उद्योग में किसी प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ, आप उसको हाथ में लेके आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस प्रकार का बना है। जबकि तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए व्यक्ति जो हैं, अब जैसे कोई एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, तो वो एक अपनी सेवा दे रहा है, वो किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहा। ये एक मुख्य अंतर होता है तृतीय और द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। सेवाओं का आधार कौशल, प्रशिक्षण, अनुभव और ज्ञान होता है। यानी कि कोई व्यक्ति कितने अच्छी प्रकार से वो तृतीय क्रियाकलाप को निभा रहा है, ये निर्भर करता है उसकी कुशलता के ऊपर, उसने किस प्रकार का प्रशिक्षण लिया है, उसको उस काम का कितना अनुभव है। जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में जो विनिर्माण किया जाता है, जो उत्पादन, उसका आधार मशीनें चलाने की तकनीक तथा उत्पादन प्रक्रिया होती है। तृतीय क्रियाकलाप के द्वारा सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है, जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में वस्तुओं का उत्पादन होता है। सेवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से वेतन या मजदूरी के माध्यम से मापा जाता है, जबकि विनिर्माण को प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा को देखकर मापा जा सकता है। यानी कि जो तृतीय क्रियाकलाप में जो लोग लगे हुए हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा को हम माप सकते हैं, उनको कितना वेतन, कितनी उनको मजदूरी मिल रही है। जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन की मात्रा की गणना करके उस क्रियाकलाप को माप सकते हैं। विकसित देशों में तृतीय क्रियाकलाप में व्यावसायिक जनसंख्या का ज़्यादा प्रतिशत होता है। यानी कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या तृतीय क्रियाकलाप में लगी हुई होती है, जबकि विकासशील देशों में द्वितीय क्रियाकलाप में ज़्यादातर व्यावसायिक जनसंख्या शामिल होती है। तृतीय क्रियाकलाप के कुछ उदाहरण हैं डॉक्टर, अध्यापक, ड्राइवर, वकील आदि। जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग जैसे उद्योगों में काम करने वाले लोग आते हैं। सेवाओं या तृतीय क्रियाकलापों के वर्ग। अब हम पढ़ेंगे जो तृतीय क्रियाकलाप है उसमें किस किस प्रकार की सेवाएं, किस किस प्रकार के कार्य आते हैं। सबसे पहले व्यापार एवं वाणिज्य सेवाएं, यानी कि जो लोग व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं की खरीद और बिक्री को हम व्यापार कहते हैं। वाणिज्य की सभी सेवाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी कि जो भी व्यापार में व्यक्ति लगा हुआ होता है वो एक लाभ कमाने के उद्देश्य से उसमें लगा हुआ होता है। ये सभी कार्य जहाँ होते हैं उन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और शहरी विपणन केंद्रों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो व्यापारिक केंद्र हैं या व्यापारिक क्रियाएं हैं वो गांव और नगर दोनों जगह पे होती है, और जो लोग इन क्रियाओं में कार्य करते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य सेवाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली, फुटकर व्यापार। यह व्यावसायिक गतिविधि है जो निश्चित प्रतिष्ठानों या भंडारों से उपभोक्ताओं को सीधे माल की बिक्री से संबंधित है। यानी कि फुटकर व्यापार हम वो उसे बोलते हैं जो डायरेक्ट कस्टमर तक चीज़ों को पहुंचाता है, जैसे फेरी वाले, रेहड़ी, ट्रक, डोर टू डोर सामान बेचने वाले, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, स्वचालित बिक्री मशीन, ये फुटकर व्यापार के अंतर्गत आते हैं। फिर है थोक व्यापार। थोक व्यापार का गठन कई बिचौलियों और आपूर्ति घरों के माध्यम से होता है। अधिकांश फुटकर व्यापारी बिचौलियों से आपूर्ति की खरीद करते हैं। फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपना कार्य संचालन करते हैं। मुख्य रूप से हम थोक
व्यापारी उसे बोलेंगे जो ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता है और फिर उसको आगे फुटकर जो व्यापारी होते हैं उनको उस सामान को वो बेचता है। जैसे बड़ी बड़ी जो मंडियाँ होती हैं वहाँ पर थोक व्यापारी बैठे होते हैं और आपका जो मार्केट, आपकी जो बाजार होता है, जो दुकानदार होता है, वो फुटकर व्यापार का एक उदाहरण है। परिवहन सेवाएं। परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा लोगों, सामग्रियों और निर्मित सामानों को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह एक संगठित उद्योग है जिसे मनुष्य की गतिशीलता की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यानी कि परिवहन का कार्य क्या होता है? एक व्यक्ति को, सवारी को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और जो लोग इस प्रकार के क्रियाकलाप में लगे हुए होते हैं वो परिवहन सेवाएं कहलाती हैं। आधुनिक समाज को वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता के लिए शीघ्र और कुशल परिवहन प्रणालियों की आवश्यकता होती है। इस जटिल प्रणाली में हर स्तर पर परिवहन द्वारा पदार्थ के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होती है। यानी कि परिवहन जो लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के परिवहन के द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। जितनी वो पदार्थ दूरी तय करेगा उतनी उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी होती जाती है। परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत एक निर्णायक कारक है। मांग और मार्ग परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। यानी कि परिवहन के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए होते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। संचार सेवाएं। संचार सेवा में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल है। ये व्यक्तियों, जानवरों, नाव, सड़क, रेल और वायु द्वारा परिवहित होते रहे हैं। जहां परिवहन जाल कुशल है, संचार का फैलाव वहां पर और आसानी से होता है। मोबाइल, दूरभाष उपग्रहों के विकास ने संचार को परिवहन से स्वतंत्र बना दिया है। यानी कि जो जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो परिवहन का योगदान संचार में कम होता चला गया। पहले परिवहन जितना तेज होता था तो संचार भी उसी अनुसार तेजी पकड़ता था। इसका आप एक छोटा उदाहरण लें। जैसे पहले चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह संदेश के रूप में जाती थी, तो उसके लिए जितना तेज परिवहन होता वो चिट्ठी उतनी ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती थी। लेकिन आज तकनीकी के विकास से, टेलीफोन, इंटरनेट के विकास से वो परिवहन इसके बीच से कुछ हद तक निकल गया। यहाँ पे ये समझाया गया है। संचार सेवाओं के उदाहरण हैं रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर। मनोरंजन सेवाएं। फिल्में, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, संगीतकार, साहित्य इत्यादि, कवि, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं और जो अपना काम करके इससे अपनी आजीविका कमाते हैं वो मनोरंजन सेवाएं कहलाती हैं। फिर है प्रशासनिक सेवाएं। स्थानीय तथा राष्ट्रीय प्रशासन, अधिकारी वर्ग, पुलिस, सेना, इस तरह के कार्य में लगी हुई व्यावसायिक जनसंख्या प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कुछ और अन्य सेवाएं भी हैं, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक मानसिक श्रम करते हैं। जैसे एक मजदूर है वो सारा दिन शारीरिक श्रम करता है, उसी प्रकार शिक्षक, वकील, इस तरह की सेवाओं में लगे हुए लोग मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं। राजमार्गों और पुलों का निर्माण और रखरखाव करने वाले, अग्निशमन विभाग में लगे हुए कर्मचारी, शिक्षा और ग्राहकों की देखभाल, जो कस्टमर केयर होता है, टेलीफोन या आप किसी प्रोडक्ट की कंपनी का कस्टमर केयर सेंटर होता है, वहाँ पे काम करने वाले यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। आपूर्ति और पर्यवेक्षण करने वाले जो लोग होते हैं वो भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। माली, धोबी, नाई, मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करने वाले, रसोइया, ये सब
असंगठित श्रमिक होते हैं जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। भारत में एक उदाहरण है मुंबई के डब्बा वाला। ये टिफिन सेवा देते हैं जो पूरे शहर में लगभग 1,75,000 ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पर्यटन व्यवसाय के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य के लिए किया जाता है। पर्यटन एक नया आधुनिक प्रकार का तृतीय क्रियाकलाप है जो मुख्य रूप से लोग मनोरंजन के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो पर्यटन कहलाता है। यह कुल पंजीकृत नौकरियों 250 मिलियन और कुल राजस्व कुल जीडीपी का 40% में दुनिया की सबसे बड़ी तृतीय क्रियाकलाप आज के समय की है। पर्यटकों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन करने वाली विशेष दुकानें, इस प्रकार की जो सेवाएं देने वाले जो लोग होते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, वो सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार और शिल्प उद्योगों की वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। कुछ क्षेत्रों में पर्यटन मौसमी है, लेकिन कई क्षेत्र पूरे वर्ष आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। जैसे आप शिमला, मंसूरी वगैरह जाते हैं तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर सर्दी के मौसम में जब हिमपात होता तो उस समय जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ विशेष जो जगहें होती हैं वो मौसम के ऊपर निर्भर करती हैं। विश्व के पर्यटन क्षेत्र: भूमध्य सागरीय तट के आसपास के गर्म स्थान, भारत के पश्चिमी तट, सर्दियों के खेल क्षेत्र मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और विभिन्न प्राकृतिक परिदृश्य और राष्ट्रीय उद्यान, ऐतिहासिक शहर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे अपना जयपुर है, आगरा है, इस प्रकार के जो नगर हैं, क्योंकि वहाँ पर स्मारक, विरासत स्थल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी जगह के ऊपर परिवहन कितना ज़्यादा विकास करेगा उसके पीछे कुछ कारक निर्भर करते हैं। जैसे मांग, परिवहन की सुविधा किस प्रकार की है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की दर्शावली, इतिहास और कला, वहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ये सभी कारक किसी जगह के पर्यटन को प्रभावित करते हैं। अगला है चिकित्सा पर्यटन। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि के साथ जोड़ा जाता है उसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? एक देश में किसी बीमारी का बहुत महंगा इलाज है और वही इलाज दूसरे देश में, किसी अन्य देश में कम पैसे में हो जाता है। कुछ व्यक्ति अपने इलाज को करवाने के लिए उस देश में जाते हैं, इलाज के साथ साथ वहाँ पर पर्यटन भी हो जाता है उनका। तो इस प्रकार से किया गया जो पर्यटन है जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ चिकित्सा भी है, वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ने के कारण, यानी कि आज के समय में जो तृतीय क्रियाकलाप हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। लोगों की आय में वृद्धि हुई है, वो हर प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं और उन सुविधाओं के लिए अलग अलग प्रकार के नए नए तृतीय क्रियाकलाप शुरू हो रहे हैं। तो एक तो ये कारण है। बढ़ती व्यस्तता, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति व्यस्त होने के कारण नहीं कर पाता, इस कारण से कुछ अलग ही तरह के नए व्यवसाय शुरू हो गए हैं तृतीय क्रियाकलाप में, जो तृतीय क्रियाकलाप को बढ़ावा देते हैं। जैसे आपके पास समय नहीं है कि आप बाजार जाएं, कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आएं, समय की कमी है आपके पास, होम डिलीवरी हो जाती है उस सामान की। तो जो होम डिलीवरी करने वाला जो व्यक्ति है वो एक नए प्रकार के तृतीय क्रियाकलाप की शुरुआत है वो आज के समय में। तो इस प्रकार से बढ़ती व्यस्तता के कारण भी तृतीय क्रियाकलाप में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन, जैसे अब हमारा देश युवाओं का देश है,
धीरे धीरे ये युवा वृद्धावस्था की तरफ जब पहुंचेंगे तो हमारी एक समय ऐसा होगा कि हमारी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धों की होगी। तो उस समय उनको सेवाएं देने के लिए अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप शुरू होंगे, जो वो सारे के सारे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ज़्यादातर आते हैं। कुशल एवं शिक्षित श्रम की मांग। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, ऐसे कार्य हैं जिसमें कुशलता चाहिए और उस कुशलता को पूरा करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, वो आपको प्रशिक्षण देते हैं किसी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये भी एक नए प्रकार का व्यवसाय है जो आज से कुछ साल पहले बहुत कम मात्रा में होता था। अप्रत्यक्ष उत्पादन में लगे कामगारों की मांग। सार्वजनिक क्षेत्र का आकार और भूमिका, यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है वो किस प्रकार से अपना विकास कर रहा है देश में, उसमें उसकी किस प्रकार से मांग है श्रमिकों की, ये भी निर्धारित कर रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप में कितनी वृद्धि होगी। सेवाओं के निर्यात का ऊंचा उठता स्तर। बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हम अपने देश से बाहर के देश में अपनी सेवाएं देते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ती है। इससे भी तृतीय क्रियाकलाप बढ़ रहे हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप ज्ञान आधारित क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रसार होता है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल से युक्त सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। यानी कि चतुर्थ क्रियाकलाप तृतीय क्रियाकलाप से ऊपर की श्रेणी के होते हैं, जिनमें विशेष तौर पर ज्ञान आधारित क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे प्रमुख है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य करने वाले लोग। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकियों का एक संयुक्त रूप है। इसमें कंप्यूटर, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंचार और प्रसारण शामिल हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें मिलके जो एक क्रियाकलाप करते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों को आसान बनाते हैं, वो सब मिलके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग सूचना प्रौद्योगिकी का नया आविष्कार है। जैसे हम फसल उगाते हैं और जो उस फसल के बीज होते हैं, उन बीजों के अंदर ही कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए जो कम सिंचाई की आवश्यकता से पैदावार अधिक देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उत्पादकता देने वाले बीज की किस्में। तो इस प्रकार की जो तकनीक होती है वो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है, और जो वैज्ञानिक इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं वो इस सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र में चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से हुए आविष्कारों का अनुप्रयोग चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, खनन, निर्माण आदि अनेकों क्षेत्रों में हो रहा है। पंचम क्रियाकलाप। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप को निभाते हैं। ये सेवाएं नए और मौजूदा विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, आंकड़ों की व्याख्या और नई तकनीकों के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। यानी कि किसी भी देश में जो सबसे ऊपर ऊंचे पद पे बैठे हुए होते हैं, जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं देश के लिए, उस प्रकार के जो क्रियाकलाप में लगे हुए व्यक्ति होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं उनके सीईओ
इसके अंतर्गत आते हैं। प्राय इन्हें स्वर्ण कॉलर व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। गोल्ड कॉलर के व्यवसाय इनको बोला जाता है। वे तृतीय क्षेत्र के एक और उप विभाग हैं जो वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्तीय और कानूनी सलाहकारों आदि के विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाह्य स्त्रोतन। बाह्य स्त्रोतन, इसको हम इंग्लिश में आउटसोर्सिंग बोलते हैं, एक बाहरी एजेंसी को दक्षता में सुधार करने और लागतों को कम करने के लिए काम देना है। यानी कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है, एक देश की कंपनी है, वो अपना खर्च बचाने के लिए कुछ काम दूसरे देश की किसी कंपनी को दे देती है और वो उसका काम कम मूल्य में करके उसको वापस देता है। इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो बाह्य स्त्रोतन के अंतर्गत आते हैं। बाह्य स्त्रोतन की जाने वाली व्यावसायिक क्रियाकलापों में सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर सेवाएं, विनिर्माण और इंजीनियरिंग शामिल है। आप इसका एक उदाहरण देखें। जैसे ज़्यादातर कंपनियां, चाहे वो कंपनी अमेरिका की है या यूरोप के किसी देश की है, ज़्यादातर कंपनियां अपने प्रोडक्ट चीन में निर्मित करवाती हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट को चीन में अगर बनाया जाता है तो उन कंपनियों के लिए उस प्रोडक्ट का मूल्य कम होता है। तो इस प्रकार से कोई दूसरे देश की कंपनी किसी अलग देश में अपनी सेवाएं लेती है, वो बाह्य स्त्रोतन के अंतर्गत आता है। डाटा प्रोसेसिंग एक आईटी से संबंधित सेवा है जो आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में की जाती है। इन देशों में अच्छे अंग्रेजी भाषा कौशल वाले आईटी कुशल कर्मचारी विकसित देशों की तुलना में कम वेतन पर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार हैदराबाद या मनीला में एक कंपनी यूएसए या जापान जैसे देश के लिए जीआईएस तकनीकों पर आधारित परियोजना पर काम करती है। आउटसोर्सिंग के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुल गए हैं। इसने इन देशों में नई नौकरियां पैदा की हैं। आउटसोर्सिंग उन देशों में आ रही है जहां सस्ते और कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। आउटसोर्सिंग के काम उपलब्ध होने के साथ इन देशों में प्रवास में भी कमी आ सकती है। पंचम क्रियाकलापों में नए रुझानों में ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्त्रोतन, जिसको हम नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बोलते हैं, केपीओ, व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्त्रोतन, जिसको हम बीपीओ बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब शामिल हैं। इसमें अत्यधिक कुशल श्रमिक शामिल होते हैं। यह सूचना संचालित ज्ञान आउटसोर्सिंग है। केपीओ के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास गतिविधियां, ई लर्निंग, व्यावसायिक अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी पेशे और बैंकिंग क्षेत्र शामिल हैं। अंकीय विभाजक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसर पूरी दुनिया में सबको एक समान नहीं मिल रहे, उनमें असमानता है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं हैं। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी जल्दी अपने नागरिकों को सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसे हम अंकीय विभाजक बोलते हैं। इसी प्रकार देशों में अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरण के लिए भारत जैसे बड़े देश में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में महानगरीय क्षेत्रों की अंकीय विषव के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई गई है। तो ये उदाहरण आपको बता रहा है कि भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है
और नगरीय क्षेत्र के लोगों के बीच जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सुविधा है उसमें एक अंतर है, गैप है, उसी को हम अंकीय विभाजक बोलते हैं। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मानव क्रियाकलाप किसे कहते हैं? भारत की व्यावसायिक संरचना 2011 के अनुसार क्या है? यानी कि 2011 के अनुसार कौन कौन से क्रियाकलाप में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है? द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेवाओं या तृतीय क्रियाकलापों के अलग अलग वर्ग कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। साथ में कोई विशेष प्रकार का एक वर्ग के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे व्यापार एवं वाणिज्य सेवाएं किन्हें कहा जाता है? परिवहन सेवाएं क्या होती हैं? संचार सेवाएं क्या हैं? मनोरंजन सेवाएं तथा प्रशासनिक सेवाएं क्या होती हैं? पर्यटन क्या है और आधुनिक समय में पर्यटन क्यों लोकप्रिय हो रहा है? चिकित्सा पर्यटन क्यों किया जाता है? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चिकित्सा पर्यटन किया जाता है? सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ने के क्या कारण है? यानी कि तृतीय क्रियाकलाप में आज के समय में क्या क्या ऐसे कारक हैं जो तृतीय क्रियाकलाप को बढ़ावा दे रहे हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है? पंचम क्रियाकलाप का क्या अर्थ है? बाह्य स्रोतन क्या है? और अंकीय विभाजक हम किसे कहते हैं? आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।